नमस्कार। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि हमें ज्योग्राफी का पेपर का आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो आज इस वीडियो में हम 11th क्लास की ज्योग्राफी के सॉल्यूशंस को लेके आए हैं। जो आपने रिसेंटली एग्ज़ाम दिया तिमाही परीक्षा का, ये केवल उनके सॉल्यूशन बस नहीं है बल्कि आपके मुख्य परीक्षा में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और सारे सॉल्यूशंस को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि ज्योग्राफी है तो जब तक ये मैप में प्रैक्टिस के साथ नहीं करेंगे तो बनेगा भी नहीं। तो चलिए स्क्रीन में देखते हैं। जैसे आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं है। नहीं पूछ रहा है तो नहीं क्या है, पर्वत भौतिक है, मैदान भौतिक है, घाटियाँ भौतिक है, लेकिन जो नगर होता है ना ये भौतिक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, नगर हो गया। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय प्लेट का उदाहरण क्या है। तो महासागर क्या यूरोप में है क्या, नहीं है। यूरोप कहाँ है, एक महाद्वीपीय प्लेट है जिस पर पूरा ये यूरोप बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप से तरंगे कौन सी है धरातल में जो सबसे पहले पहुंचती हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी बेस यानी पी बेस जो है वो सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो इंटरनेशनल बाउंड्री सबसे ज़्यादा किसके साथ है, हमारी बांग्लादेश के साथ में है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काल्डेरा का निर्माण होता है। काल्डेरा क्या है, एक ज्वालामुखी से उत्पन्न एक स्थलाकृति है जो कि जब ज्वालामुखी का उत्पन्न होते हैं तो उस समय ये बनती है। पृथ्वी पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ पर होता है। तो ऑब्वियसली ये कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर होता है सबसे ज़्यादा इसका गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन है जैसे देखते हैं अपक्षय। अपक्षय क्या है, अपक्षय निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो किस चीज़ के निर्माण की प्रक्रिया है ये, एक स्थैतिक निर्माण की प्रक्रिया है। स्थैतिक है ना, ये जियोस्थैतिक स्थिति जो आप देखेंगे उसमें से स्थैतिक स्थिति का। भूगोल शब्द कैसा कौन सी भाषा से लिया गया है, तो यूनानी भाषा से ये भूगोल शब्द को लिया गया है। मेघालय के पठार को जनजातियों के नाम से आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में कौन कौन सी हैं, तो हम पढ़ते हैं ना, खासी, जयंती और गारो, ये 3 जो जनजातियाँ हैं इनके बेसिस पे मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो ऑब्वियसली ये तो 6वीं क्लास के बच्चे भी जानते हैं, 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत कौन सी प्लेट का हिस्सा है, तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है उसका हिस्सा है। और भारत का जो दक्षिणतम भाग है ये कौन से कटिबंध पर स्थित है, तो ये उष्ण कटिबंध पर स्थित है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन जिसमें लिखा है सत्य और असत्य हमको लिखना है। क्या है, रासायनिक क्रियाओं के मध्य बंधन को ढीला कर देती हैं क्या, हाँ बिल्कुल ढीला कर देती हैं। मृत्तिका के नीचे चट्टान की परत को क्या कहते हैं, स्तंभ सेल कहते हैं क्या, नहीं, चट्टान की परत को स्तंभ सेल नहीं कहते, तो ये आंसर इसका गलत है। फिर होता है क्या, लंबवत अपर्दन के कारण वी आकार की घाटी बनती है क्या, तो हाँ, नदी जब वी आकार की घाटी बनाती है तो वर्टिकल लंबवत अपर्दन के कारण से ही नदी जो होती है वो वी आकार की घाटी बनाती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा देश है क्या, नहीं, ये बिल्कुल गलत आंसर है। भारत विश्व की, हाँ, तो भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा राज्य है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है क्या, हाँ बिल्कुल गुजरती है। लघु हिमालय को उत्तराखंड में नागभीता भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, कैसे, नागतीवा या नाग डिब्बा इसको कहते हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ियों को बनाइए। तो द्वैतारिक सिद्धांत, यानी ये जो सारे क्वेश्चन है ये कहाँ पर है, ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न जो चैप्टर है उस चैप्टर से पूरे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पहला है पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो द्वैतारिक सिद्धांत के थ्रू हुई है। तो ये हॉयल ने कहा था, जेम्स हॉयल ने ये पूरा इसका प्रतिपादन किया था। एक तारक सिद्धांत है किसने दिया था, लाप्लास ने दिया था। स्थिर अवस्था का सिद्धांत जो है वो जेम्स जीन्स ने किया था। उसके बाद विस्तारत ब्रह्मांड की परिकल्पना जो है इसको एडविन हब्बल ने किया था। ठीक है, एक्सपेंडेड यूनिवर्स थ्योरी जिसको कहते हैं, परिकल्पना, हाइपोथेसिस, इसको कहते हैं, एडविन हब्बल ने दिया था। फिर बौने ग्रह के क्या नाम है, उसका नाम है UB 313, इसको बौना ग्रह कहा जाता है। तो ये उसकी आपकी टेबल मैच हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सब के आंसर हमको एक एक वन वर्ड्स में देने हैं। बालू टिब्बे का निर्माण किस कारक के निक्षेप के द्वारा होता है, तो पवन के निक्षेप से होता है। घोल रंध्र किस अपर्दन कारक के द्वारा बनाए जाते हैं, तो भूमिगत जल जो अंडर वाटर होता है, ग्राउंड वाटर होता है, उसकी वजह से होता है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात। सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात। उसके बाद है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि है इसका नाम क्या है, तो हमने पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, पाक जलडमरू मध्य जिसको हम कहते हैं, या पाक जल संधि कहते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, तो हम जानते हैं पीर पंजाल और जास्कर, ये 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है।
पीर पंजाल और जास्कर, ये उसका करेक्ट आंसर हुआ। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल की किन्हीं दो शाखाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे लिखे हैं, आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंगली इसको देख सकते हैं आप अपनी सुविधा के अनुसार। सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और व्यवहारिक भूगोल, इस तरीके के ये कुछ दो शाखाएं आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भूगोल में तकनीकी के दो महत्व को बताना है, क्योंकि तकनीकी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो GIS है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो धरातल जो जमीन के संदर्भ की जानकारी देता है। दूसरा है विश्व के भौतिक और मानवीय पहलुओं की जानकारी, भूगोल में जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से मिलती है। अगला क्वेश्चन है भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम बताने हैं, दो बताने हैं, ठीक है। तो पहला ये है कि जो भूगोल है वो क्या करता है, क्रमबद्ध और भौगोलिक अध्ययन करता है। दूसरा है ये प्रादेशिक भूगोल की भी जानकारी हमको देता है। तो ये उसके दो उपागम हमने देखे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हिमालय पर्वत पे स्थित दो दर्रों के नाम बताना है। यहाँ पर क्या है, दो दर्रे। तो ये बनिहाल दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। शिवकीला दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और भी कई दर्रों के नाम आपको यदि पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे पता चल जाएगा कि आपको और कितना पता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, ये हमको बताना है। तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से, यानी यहाँ से जो हम देखते हैं मुख्य भूमि का विस्तार जो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहाँ पे 37 डिग्री 6 सेकंड तक यहाँ पर है, 6 मिनट तक है। और देशांतरी विस्तार जो है हमारा वो यहाँ पे 68 से लेकर के 725 तक का विस्तार है। तो इस प्रकार से ये पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण भारत का ऐसा विस्तार ये है अक्षांश और देशांतर। भारत के दो पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए, भारत के दो पड़ोसी देशों के नाम बताइए, उनकी दिशा की स्थिति बताइए, मतलब कौन सी दिशा में स्थित है। तो पाकिस्तान कहाँ पर स्थित है, पश्चिम में स्थित है, ये इस तरह, यानी यही वेस्टर्न वाला पार्ट है ना, इसलिए ये वेस्ट हो गया। फिर नेपाल कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर में हो गया, इसको हम नॉर्थ में काउंट कर सकते हैं। यदि दूसरे ऑप्शन में आपको मिल सकता है, आप श्रीलंका भी लिख सकते हैं, जो भारत के दक्षिण में स्थित है। तो इस तरीके से आप दो ऑप्शन कोई भी दे सकते हैं। पश्चिम घाट की दो विशेषताएं बताइए। तो पश्चिम घाट कहाँ पर स्थित है, आप जानते हो कि ये भारत के नक्शे में इस तरफ ये पश्चिम घाट का बेल्ट है, इस बेल्ट को पश्चिम घाट कहते हैं। इसकी दो विशेषता क्या है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यानी जैव विविधता बहुत अच्छी है। दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम है, यानी जितनी भी यहाँ पर पेनिनसुला में नदियाँ निकलती है ना, प्राय आप इस तरीके से आप देखेंगे तो इन नदियों का ये जो ओरिजिन होता है ये पूरा पश्चिम घाट में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बांगर से आपका क्या आशय है, बांगर किसको कहते हैं। तो बांगर का मतलब है वह जलोढ़ मिट्टी जहाँ पर नियमित बाढ़ का जल नहीं फैलता, और उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। तो जैसे हरियाणा का जो मैदानी क्षेत्र है हम इसको बांगर की श्रेणी में लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन है करेवा। करेवा क्या है, तो करेवा जम्मू कश्मीर में जो झील के निक्षेप होते हैं ना, उसको हम करेवा कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये तलछटी में चिकनी मिट्टी, रेत और कंकड़ से बने होते हैं। तो जब वहाँ पर जो झील होती है, झील में जब कोई नदी या कोई और अन्य स्रोत आकर के अपने साथ में जो चिकनी मिट्टी मटेरियल कंकड़ पत्थर लेके आता है, वो जो जमा हो जाता है ना, उस जमे हुए मटेरियल को करेवा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी कौन सा है, तो और यह किस खाड़ी में स्थित है। तो बैरन ज्वालामुखी है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, तो जिसको हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी का एक भाग कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विभेदन प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है, विभेदन प्रक्रिया किसको कह सकते हैं, ये हमने क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर है पृथ्वी की उत्पत्ति जब होती है तो उस समय ताप की अधिकता, यानी टेम्परेचर अधिक होने के कारण से जो भारी पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ में जमा हो जाते हैं, जबकि हल्के पदार्थ होते हैं वो ऊपर की तरफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से जो सतह के ऊपर का जो विस्थापन की प्रक्रिया है, यानी ये जो ऊपर से नीचे की तरफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, विस्थापन होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं विभेदन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन की प्रक्रिया में प्रयुक्त प्रमुख बलों को बताना है। तो कौन से बल थे जो वेगनर ने अपनी परिकल्पना बताई थी, उसमें ये उपयोग होते हैं। तो पहला है अपसारी बल, दूसरा है अभिसारी बल और तीसरा है सरसी बल। तो आपस में कभी कनेक्ट करने वाला बल होगा, कभी दूसरे से एक दूसरे को दूर करने वाला बल होगा। तो इनको हम यहाँ पे वेगनर ने दिया था। तो अगला क्वेश्चन है प्लेट टेक्टोनिक या जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में वर्णित प्रमुख प्लेटों के नाम बताना है। तो इसमें क्या करना है हमको, देखिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार 7 प्रमुख प्लेट हैं और 22 अन्य प्लेट हैं। तो ये सारी 7 प्लेटें जो हैं इस मैप में आपको मेंशन दिख रही हैं। यदि मैं ईस्ट साइड से शुरू करूं तो यहाँ पे देखिए प्रशांत महासागर में महासागरीय प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, 4 प्लेट ये हो गई, दक्षिण अमेरिकी प्लेट हो गई और उत्तर अमेरिकी प्लेट हो गई और यूरेशियन प्लेट हो गई, जो कि हमने यहाँ पर भी देखी थी। तो इस तरीके से और प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो यहाँ पर 7 मेजर प्लेट्स आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं।
तो ये 7 थे और 22 अन्य छोटी छोटी जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, जैसे इसी का अथवा में पूछा था कि क्या मृदा निर्माण में अपक्षय जो होता है क्या आवश्यक एक अनिवार्यता है, क्या होना चाहिए क्या? तो क्वेश्चन है कि हाँ, ये एक स्थैतिक प्रक्रिया है और इसलिए मृदा निर्माण में ये आवश्यक है कि जब मिट्टी बनती है तो ये अपक्षय के कारण क्या होता है, चट्टान अपनी जगह पे टूटती है, उसके टूटने में जब उसमें ह्यूमस पैदा हो जाते हैं तो उससे मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इट मीन्स जो अपक्षय है ये बहुत ही आवश्यक है, कंपलसरी है जब ये मिट्टी का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घाटी रंध्र और युवाला किस प्रकार का विकास कैसे होता है? तो घाटी रंध्र क्या है? भूमिगत जल द्वारा ये अपरदनात्मक स्थलाकृति है जिसमें जिसकी वजह से इसका निर्माण होता है। तो इसको ऐसे समझ लें कि जो ग्राउंड वाटर होता है सतह के नीचे, ऐसे छोटे छोटे जब डोलाइन बनते हैं, जब ये डोलाइन भी क्या हो जाते हैं, धस जाते हैं, एक साथ मिल करके धस जाते हैं, तो ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर बना इसको हम कहते हैं युवाला। ठीक है, इस टाइप के चैप्टर यदि आपको रिलेवेंट लगें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल है गुरुकुल 24, उसमें आप भूगोल में सर्च करिएगा, जिसमें आपको ये भूमिगत जल या पृथ्वी की जो भौतिक भूगोल है उसके पार्ट को आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। ये सारे लेक्चर उसमें दिए हुए लाइव क्लासेस में अच्छे चित्र से समझाया गया, डायग्राम से, तो आपको हेल्प मिलेगी इसको समझने में। तो अगला क्वेश्चन है, ये बरखान भी ऐसा ये लेक्चर हमारा उसमें मिल जाएगा आपको यूट्यूब चैनल में। आपको सर्च करना है क्या? गुरुकुल, मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, गुरुकुल 24 ऐसा सर्च करना है और जो भी चैनल पहला आएगा उसमें बहुत सारे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के खास तौर से लेक्चर पड़े हुए हैं, तो आपको उस पर देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये सारे जितने आप बरखान वगैरह देख रहे हैं ये सब बहुत आसानी से समझाए गए हैं, ग्राफिक्स के थ्रू, इमेज के थ्रू समझाया गया सब चीज़ों को। तो बरखान किसे कहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमें बताना है। तो बरखान क्या होते हैं? एक अर्धचंद्राकार, इस तरीके से जैसे आप ये स्क्रीन में देख रहे हैं ना नीचे, इस तरीके का जब हवा चलती है तो ऐसे ऐसे हवा चल रही है इस तरफ से, तो ये जो नीचे के हिस्से में ये खाली हो जाता है और ये ऊपर ऐसा टीला बनता जाता है, इस टीले को क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? जनरली ऐसे राजस्थान रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे भारत में कहाँ पर है? राजस्थान है। तो जहाँ पर एक ही डायरेक्शन में हवाएं चलती हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन, तराई और भावर क्षेत्रों में से कोई 3 अंतर बताने हैं तराई और भावर क्षेत्रों के बीच में। तो भावर क्षेत्र कहाँ होते हैं? ये शिवालिक जो हिमालय है उसके तलीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर पथरीला मैदान होता है, यानी पथरीले पार्ट होते हैं, यानी जो हिमालय का जो कचरा है डंप होकर के वो सीधे इस जगह पर आकर के इकट्ठा होता है। और यहाँ पर जनरली ये जो लैंड होती है ये कृषि के लिए बहुत ज़्यादा अनुपयुक्त रहती है, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फार्मिंग नहीं हो पाती है, और नदियाँ यहाँ पर क्या होती है? विलुप्त जैसी हो जाती है, यानी उसके नीचे से गुजरती नदियाँ चली जाती हैं। जबकि जो तराई का क्षेत्र होता है ये भावर के नीचे ठीक दक्षिण में होता है, जिसमें मिट्टियाँ होती हैं, इसकी वजह से ये उपजाऊ होता है। और यहाँ पर जो नदी जो कंकड़ पत्थर के नीचे से बह के आ रही थी ये फिर से उभर आती है इस तराई वाले क्षेत्र में, इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंस हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिम तटीय मैदान और पूर्व तटीय मैदानों में कोई 3 अंतर बताना है। तो इंडिया का जब मैप देखते हो ना आप, तो इस तरीके का जो पार्ट होता है प्रायद्वीपीय भारत, तो इसमें ये जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, पश्चिम वाला पार्ट है, और ये जो पूरब वाला पार्ट है, इन दोनों के बीच में अंतर बताना है। तो पहला अंतर ये है कि जो पश्चिम वाला जो भाग है इसकी समुद्र तल से क्या है? ऊंचाई अधिक है। दूसरा है कि इसका मैदानी विस्तार कम है, क्योंकि यहाँ से जैसे ही पहाड़ खत्म होते हैं बिल्कुल समुद्र लग जाता है, तो यहाँ पर मैदान बहुत ज़्यादा नहीं बन पाए हैं। फिर पर्वतीय क्षेत्र की वजह से यहाँ पर क्या है? विविधता ज़्यादा पाई जाती है। जबकि इसके अपोजिट साइड देखें, जो हम पूर्व तटीय के मैदान देखें, यानी इस तरफ जो ईस्ट वाला पार्ट है, इस तरफ के जो क्षेत्र को देखेंगे तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिव कम ऊंचाई का है। यहाँ पर मैदानों में क्या है? विस्तार ज़्यादा है, यानी क्षेत्र फैला हुआ है, इस तरफ का बेल्ट है ना, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऐसा काफ़ी फैला हुआ है, और यहाँ पर जैव विविधता इसके कंपैरिजन में कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वत की कोई 3 महत्व को हमको बताना है। तो 3 महत्व कौन कौन से? जैसे भारतीय जलवायु का एक प्रमुख कारक है, जो यहाँ पर पूरा हिमालय रीजन है, भारत में जो जलवायु है इसको अफेक्ट करता है, तो पहला फैक्ट तो इंपॉर्टेंट ये हो गया। दूसरा, यहाँ पे सदानीरा नदियों का जल स्रोत है, यानी कि ये भारत में बहुत सारी नदियों का ये स्रोत बना हुआ है, यानी यहाँ से भारत के लिए नदियों को देता है, जल देता है। फिर ये उपजाऊ मिट्टियों का भी स्रोत है, क्योंकि ये जो पहाड़ से मिट्टियाँ जो पहाड़ से मिट्टियाँ बह करके आती हैं उससे एक मैदानी क्षेत्र क्रिएट होता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय पठार के 3 महत्व बताने हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार कहाँ पर? ये जो नीचे वाला बेल्ट है, इसके 3 इंपॉर्टेंस बनाना है। पहला इंपॉर्टेंट क्या है? ये खनिज संसाधन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सारे जो मेजर खनिज हैं वो भारत में मिलते हैं, इसी बेल्ट में मिलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि मिश्रित वर्षा का क्षेत्र है, जहाँ पर कृषि और पशुपालन के लिए अच्छी जगह मिल जाती है आपको पर्याप्त। फिर तीसरा है कि कई प्रकार की मिट्टियाँ, जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, ये सारी मृदाएं इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये बेल्ट एक इम्पॉर्टेंट रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर भारत के मैदान के कोई 3 महत्व लिखिए। तो पहला महत्व यह है कि ये सर्वाधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र है। दूसरा महत्व यह है कि नई जलोढ़ वाली जो मृदा है इस क्षेत्र में बनी है। और तीसरा है समतल भूमि है, ज़्यादा अंडुलेशन नहीं है, पहाड़ पर्वत नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण ज़्यादा है, यानी जनसंख्या या पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा रहते हैं। ये इसके बारे में भी हमारा यूट्यूब चैनल है जो गुरुकुल 24, इसको में आप एक बार देखिएगा तो काफ़ी अच्छा आपको वीडियो मिलेगा। उत्तर भारत के मैदान को काफ़ी अच्छे से हमारे रवि सर ने एक्सप्लेन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय को भू आकृतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो किसी एक भाग का वर्णन करना है। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है पहला भाग, दूसरा है बृहद हिमालय क्षेत्र है जिसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, तीसरा है लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय कहते हैं, और उप हिमालय जिसको बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं। तो ऐसे हिमालय का जो क्षेत्र है इसको ऐसे वर्टिकली 3 भागों में 4 भागों में बांटा गया है। अब उनमें से क्वेश्चन पूछा है किसी एक के बारे में एक्सप्लेन करो, तो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया आपके लिए एक क्वेश्चन को। हमने बताया सिर्फ ट्रांस हिमालय को जो सबसे ऊंचे वाले पार्ट में है, इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, जहाँ पर टैथिस हिमालय भी पहले था जिसको कहते हैं टैथिस हिमालय भी कहते हैं, टैथिस सागर था तो इसको टैथिस हिमालय भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, काराकोरम कैलाश पर्वत है, जास्कर श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, ये सब पाते हैं उसके अंतर्गत। और ट्रांस हिमालय में जो अवसादी चट्टानें हैं ये इससे बना हुआ क्षेत्र है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर सतलुज जो सिंधु नदियाँ और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, ये जैसी पूर्ववर्ती नदियाँ जो है इनका जन्मस्थल भी इसी जगह पे हुआ है। यानी पूर्ववर्ती नदियाँ यानी एक पहाड़ के एक हिस्से से निकल के दूसरे हिस्से में चली जाती है, तो इस तरीके से ये पूर्ववर्ती नदियों का आप जन्मस्थल। सेकेंड है K2 या गॉडविन ऑस्टिन है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत का जो वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसको गॉडविन ऑस्टिन या K2 कहते हैं, ये यहाँ पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 17वां नंबर क्वेश्चन, भारत का पश्चिम तटीय मैदान जो है वो डेल्टा रहित क्यों है। तो पश्चिम तटीय मैदान कौन सा है, ये वाला रीज़न है। अब क्वेश्चन क्या है यार, यहाँ पर डेल्टा क्यों नहीं पाया जाता है, डेल्टा सारे अब ईस्ट साइड में पाए जाते हैं। तो पहला रीज़न ये है कि यहाँ पर तट की ऊंचाई अधिक होने के कारण एस्चुरी का निर्माण होता है, यानी पानी जो आता है ना बिल्कुल सीधे गड्ढे में गिर जाता है, समुद्र में गिर जाता है, तो यहाँ पर डेल्टा नहीं बन पाता। दूसरा नदियाँ जो है वो बहुत बड़े आकार की नहीं होने, नदियाँ जो है नदियों का बड़े आकार की नहीं होती हैं, बड़े आकार का ना होना यहाँ पे, जबकि ऊपर से आती है तो बड़ी लंबी होती है, यहाँ पे थोड़े से छोटी नदियाँ आती है। फिर नदियों का तीव्र ढाल होना, क्या होता है कि नदियाँ तेज प्रवाह से बह के आती है तो सीधे समुद्र में तेज से गिर जाती है यदि, लेकिन जब हिमालय वगैरह की जो नदियाँ हैं वो क्या होती है थोड़ा धीरे धीरे आते आते उनकी स्पीड कम हो जाती है, तो मटेरियल सेडिमेंट ज़्यादा होता है तो वो उसको जमा भी करते हैं। फिर है पश्चिमी तटों का सकरा होना भी, क्या होता है कि जो इस तरफ मैंने बताया था कि ये पश्चिम घाट यहाँ पर्वत है तो ये बहुत ज़्यादा नदियाँ जो है लंबी लंबी नहीं है, बहुत छोटी छोटी नदियाँ, इसकी वजह से भी एक यहाँ पर डेल्टा नहीं बनते। और रेखीय प्रभाव होना, यानी वन साइडेड एक ही ढलान में एक तरफ में एक गति में एक स्पीड में और उनका मूवमेंट होता है, इसकी वजह से यहाँ पर भी डेल्टा नहीं बनते। ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से डेल्टा नहीं बनता। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप से होने वाले प्रभावों को समझाना है। भूकंप से क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो पहला प्रभाव तो यही होता है कि भैया सारे घर बार टूट जाते हैं, संपत्तियों को नुकसान हो जाता है। दूसरा, भूकंप के घटने के कारण क्या होता है, भ्रंश और गहरी घाइयाँ बन जाती हैं। तो जैसे आप पढ़ते हैं ना, नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी में बहती है, तो नर्मदा नदी बनी कैसे, कभी भूकंप आया होगा तो उसमें वो बीच का हिस्सा धंस गया और वहाँ से नदी बहने लगी, इसलिए हम उसको भ्रंश घाटी कहते हैं। फिर क्या हुआ, अगला क्वेश्चन है, समुद्र में भूकंप आने से क्या होता है, सुनामी की लहरें भी आ जाती है। तो ये उसका प्रभाव है, क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो समुद्र में भूकंप आ जाएगा तो बहुत लहरें तेज उठेंगी और वो जाके समुद्र में जाके टकराएंगी जब किनारे में, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये उसका कुछ प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में क्या प्रमाण दिए गए हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है। ये जो इमेज है अभी थोड़ा इग्नोर कर दो, इसको बाद में हम समझ लेंगे। अगले क्वेश्चन की इमेज है। हाँ, तो वैगनर ने क्या कहा था कि ये सारे जितने महाद्वीप हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, ऐसा वो कहते थे। तो उसने क्या प्रूफ दिया ये हमको यहाँ पर बताना है। तो पहला एक प्रूफ जो है वो लेमिंग पक्षी जो होता है ये अटलांटिक महासागर क्षेत्र के में जो पाया जाता है, तो वो इस तरफ भी पाया जाता है, इस तरफ की ज़मीनों में पाया जाता है, ऐसा समझ लीजिए। ज्यामितीय प्रमाण यानी जो जिग्सा पजल जैसी थ्योरी कॉन्सेप्ट है कि जैसे आप कभी मान लेते हैं कि आपने कोई एक शेप बनाया इस तरीके का ना, एक ऐसा कोई शेप बनाया और दूसरा शेप ऐसा बनाया, ठीक है, और ये शेप जा करके जब अलग अलग हो गए, लेकिन आपको ये लगा कि यार इसका ये जो टर्निंग है और इसकी जो टर्निंग है ये आपस में लगभग मिले हुए हैं। तो इस तरीके की प्रमाण आपको मिलते हैं, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि ये जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है वो सच में है। फिर है वहाँ की जो जलवायु मृदा है इनके बीच में सामंजस्यता है, यानी कि एक जैसी सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं। तो इसके भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आज जो वैगनर ने कहा था कि ये सारे महाद्वीप इंटरकनेक्टेड है, तो वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इधर भी यदि काली मिट्टी पाई जाती है और इस तरफ भी काली मिट्टी पाई जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों हिस्से आपस में कभी ना कभी कनेक्ट रहे होंगे, भले बीच में बहुत बड़ा समुद्र है, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटी उन्होंने दी थी।
अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाना है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी यहाँ पर आप जब खड़े हुए ना, ये पृथ्वी है, तो इस जगह पे आप जब खड़े हुए हो तो यहाँ से जब ज़मीन की तरफ गहराई में जाओगे तो पृथ्वी में क्या क्या मिलेगा उसके बारे में हमको चित्र से साथ बताना है। तो आप जब गहराई में देखते हो तो यहाँ पर क्या मिलता है, मेंटल मिलता है। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है जिसको हम कोर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, दूसरे पार्ट को कहते हैं मेंटल और तीसरे पार्ट को कहते हैं कोर। तो ये 3 परतें होती हैं पृथ्वी की। जो सबसे पहली ऊपर बाहर की परत होती है इसको हम क्रस्ट कहते हैं। ये ठोस चट्टान से बनी होती है जिसमें बेसाल्ट और ग्रेनाइट प्रमुख होते हैं। सेकेंड लेयर होती है जो नीचे की तरफ, वो होती है 2900 किलोमीटर की लंबाई तक इसकी होती है मोटाई, और ये गर्म और घने लोहा की वजह से होती है। इसमें चट्टानें मेल्टेड फॉर्म में होती है जिसको हम एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं। कई बार आप पढ़ेंगे जब इसको आगे, उसमें मिलेगा ये। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड या ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक्स में हमने अच्छे लेक्चर तैयार किए, आप चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। क्रोड जो है जिसको हम कोड कहते हैं, वो लास्ट में सबसे नीचे वाला पार्ट है जो पृथ्वी के सबसे भीतर में है। इसको निफा भी कहते हैं, जो हम सॉलिड वाला बिल्कुल नीचे वाला जो एरिया है, सेंटर वाला कोर है, उसको कहते हैं। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बाद अगला क्वेश्चन है अपक्षय किसे को कहते हैं। अपक्षय हमने अभी शुरू पढ़ा था, अपक्षय के प्रकार क्या हैं। तो अपक्षय क्या है, चट्टानों का अपनी जगह पे टूट जाना, और इसको हम क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। कि जैसे भी कोई भी चट्टान का टुकड़ा किसी जगह पर सालों साल रखा, हज़ारों साल रखा, तो वो अपनी जगह पे धीरे धीरे धूप, गर्मी, बरसात और ठंडी हवा, इन सब के प्रभाव में आते आते क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं अपक्षय। तो ये 3 प्रकार से प्रक्रिया होती है, या तो फिजिकल फॉर्म हो गया, या यांत्रिक अपक्षय जिसको हम कह सकते हैं, रासायनिक हो गया, यानी कोई केमिकल गिरेगा उस पर और उससे वजह से ये टूटेगा फूटेगा। फिर थर्ड प्रक्रिया है जैविक अपक्षय, जैविक साधनों के माध्यम से उसमें अपक्षय यदि होगा, जैसे पेड़ पौधे, किसी चट्टान में यदि पेड़ उग गया तो उसकी वजह से धीरे धीरे उसमें बढ़ना विस्तार होता रहेगा और वहाँ से वो टूट जाएगा, इस तरीके का। अगला क्वेश्चन है नदी के निक्षेप से बनने वाली स्थलाकृतियों को चित्र सहित समझाना है। तो चित्र सहित समझाना है, तो डेल्टा है। डेल्टा भी कहाँ पाया जाता है, समुद्र के किनारे। बिल्कुल, जब समुद्र में नदी मिल जाती है तो उस जगह पे डेल्टा बनता है। जलोढ़ पंख भी कहाँ बनते हैं, ये जो नदी जो अपने साथ जो मटेरियल लेके आती है, जो अवसाद लेके आती है, उसको जब वो डंप करती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, फिर धीरे धीरे उस मटेरियल को छोड़ने लगती है, तो ये जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। फिर तटबंध आप देख रहे हैं, तटबंध कहाँ पर है, ये जो किनारे किनारे वाला जो नदी बहती है ना, तो लेफ्ट साइड में जब आप देखते होंगे कभी बाढ़ आई तो किनारे साइड में उन्होंने क्या किया, नदी ने बहुत सारा मटेरियल को डंप कर दिया होता है, तो ये धीरे धीरे वो किनारे में बंद बन जाते हैं, उसको हम तटबंध कहते हैं। और तटीय मैदान में नहीं, जो आसपास के नदी एक बार बाढ़ से फैल गई, फिर जो मिट्टी उसमें जमा हो गई, उस मैदानी क्षेत्र को हम नदी के तटीय मैदान कहते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं कैसे, निक्षेपण के द्वारा, यानी जब नदी अपने डिपॉजिट को जमा करती है उससे बनते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हर बार पेपर में आता है, इनको अच्छे से समझ लेना। तो अगला क्वेश्चन है भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। पहला क्या है, सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत का है, ये आप इसको नदी बना लेना तो आपसे नदी से सब बन जाएगा। ये हमारी नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी के दक्षिण में जो हिस्सा है ये है सतपुड़ा पर्वत, और उत्तर में क्या है, विंध्याचल पर्वत। फिर 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री हमने यहाँ पे शुरू बताया था, अभी ये 8 डिग्री 4 मिनट ही है, तो थोड़ा सा ऊपर रहेंगे तो ये लक्षद्वीप का जो पास का बेल्ट है, यहाँ से 10 डिग्री चैनल जाता है, पास होता है, तो ये हो गया 10 डिग्री चैनल। अगला लक्षद्वीप कहाँ पे, तो ये लक्षद्वीप पूरा यहाँ पर लक्षद्वीप स्थित है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। खंबात की खाड़ी है, तो ये नर्मदा नदी मैंने बताया, ये निकलती है यहाँ पे आती है, तो ये हिस्सा क्या है, खंबात की खाड़ी है। कार्बी आंगलोंग पठार, ये कहाँ पर, असम में, मेघालय का जो बेल्ट है, ये वाला बेल्ट है। ठीक है, इस बेल्ट में जो पाया जाता है ये कार्बी आंगलोंग, जो खासी गारो जयंती पहाड़ी है ना, उनके पास में जो बेल्ट है, पूरा पठारी क्षेत्र है, इस बेल्ट को हम कहते हैं कार्बी आंगलोंग पठार, जो असम में, मेघालय में, उस क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए दूसरे प्रकार का क्वेश्चन देख लेते हैं, बा वाला। इसमें ये था कि भारत के सीमाकार मानचित्र में क्या करना है, हमको काराकोरम श्रेणी को बताना है। तो जो हमने ट्रांस हिमालय बताया था ना, इसमें ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये हिस्सा जो पहाड़ी का है, इसको हम कहते हैं काराकोरम श्रेणी। दूसरा गंगा नदी है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड कहाँ पर है, ये उत्तराखंड है, तो यहाँ से उत्तराखंड में से निकलते हुए इस तरीके से गंगा नदी बहते बहते, यूपी से बहते बहते, यहाँ से ये बिहार वाले हिस्से से जाते जाते ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है, और यहाँ से फिर वो समुद्र में मिल जाती है, तो गंगा नदी हो गई। अरावली पर्वत कहाँ पर है, तो ऑब्वियसली राजस्थान और दिल्ली से बीच में है, तो ये दिल्ली छोटा सा है, ये दिल्ली से राजस्थान होते हुए इस तरीके से बेल्ट में इस हिस्से में जो है पहाड़, इसको हम अरावली पर्वत कहते हैं। भारतीय मरुस्थल कहाँ, थार मरुस्थल, ये पूरा बेल्ट है, इसको हम क्या कह सकते हैं, भारतीय मरुस्थल का पूरा क्षेत्र।
छोटा नागपुर पठार, ये जरूर छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा। नागपुर यानी ये असली वाला नागपुर नहीं है, ये कहाँ पर है, झारखंड में है। तो झारखंड कहाँ पर है, ये वाली बेल्ट पे, इस जगह पे, इसको छोटा नागपुर कहते हैं। नागपुर असली वाला जो है वो इधर पे है, महाराष्ट्र में। तो ये कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये छोटा नागपुर है, ठीक है। जैसे छोटा चेतन होता है ना, वैसे छोटा नागपुर है। तो छोटा नागपुर ये पठार है। ये क्वेश्चन आ गए आपको। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे। हमारा मेन चैनल जो है वो गुरुकुल 24 का है। आप गूगल में सर्च करना या यूट्यूब में सर्च करना, आपको भूगोल और हिस्ट्री के काफ़ी लेक्चर उसमें मिलेंगे जो हो सकता है आपको हेल्प करेंगे। तो ये 20 क्वेश्चन थे आज के इस पेपर में जो हमने सॉल्व कर लिए, और अब कुछ बचा नहीं है। तो बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करो और अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो, और इस चैनल में बने रहना। और जो भी कुछ क्वेश्चन हो कमेंट में एक बार हमको पोस्ट कर देना, डाउट कुछ हो कभी भी हो, किसी भी विषय का ज़रूर आंसर मिलेगा। तो तुम पढ़ाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।